हेलो एवरीवन, मेरा नाम योगेश सुरेखा है। मैं गुवाहाटी से हूँ। कोलकाता में पिछले 9.5 साल से मैं यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ इन भारत पेट्रोलियम एज अ HR मैनेजर। बचपन से ही मैं हॉस्टल में था, पहले गुजरात में फिर हरियाणा में। एंड व्हेन आई वाज इन 9th स्टैंडर्ड आई फेल फ्रॉम द टेरेस फ्रॉम द 2nd फ्लोर। अब उस 2nd फ्लोर से जब मैं गिरा, दैट रिजल्टेड इनटू स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, हेड इंजरी एंड रिब फ्रैक्चर। द लेवल ऑफ द इंजरी वाज D10 D11। वहाँ से मुझे फिर हिसार लेके गए। हिसार के डॉक्टर्स ने कहा कि ये केस हम हैंडल नहीं कर सकते हैं, प्लीज़ टेक हिम टू दिल्ली। दिल्ली में लेके जाने के बाद वहाँ पे फिर बाद में मैं इंजरी के बाद करीब 2 से 3 दिन में कोमा में था। श्री गंगाराम हॉस्पिटल में लेके गए तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि हम ये केस हैंडल नहीं कर सकते, आप इसको कहीं और लेके जाइए। तो वहाँ से फिर मुझे लेके गए इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर। वहाँ पे डॉक्टर कटोच एंड डॉक्टर बजाज ने मेरा ऑपरेशन किया। 5 महीने हम हॉस्पिटल में थे और उसी दौरान मुझे बताया गया कि आई लॉस्ट ऑल द कंट्रोल ऑफ माई लोअर लिम्स, ब्लडर एंड बाउल एंड आई विल बी ऑन व्हीलचेयर फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। अब मैं 14 साल का था, 9th स्टैंडर्ड में। क्या समझूंगा? ऐसा लग रहा था कि पूरी जो दुनिया है, पूरी जो ज़िंदगी है, वही पूरी ख़त्म हो गई है। मेनली आई वॉज अ स्पोर्ट्स पर्सन एंड आई वॉज इनटू मैनी स्पोर्ट्स, क्रिकेट, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल। तो चैलेंजिंग था मेरे लिए, मेरे पेरेंट्स के लिए, सभी के लिए। लेकिन जब मैंने देखा, जब मैं रिहैब सेंटर जाता था और वहाँ पे जब मैं देखता था कि आई एम नॉट द ओनली वन, बाकी और भी लोग हैं जो ये प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं, स्पेशली दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम सर्वाइकल इंजरी, जिनके अपर लिम्स भी काम नहीं कर रहे। तो उनको देख के मुझे ऐसा लगा कि यार एटलीस्ट आई एम इन अ बेटर पोजीशन। सो इवन इन द वर्स्ट सिनेरियो आई ट्राई टू फाइंड आउट कि मैं किस बेटर पोजीशन पे हूँ। तो उस चीज़ को देखते हुए फिर बाद में मैंने सोचा कि नहीं, अब ज़िंदगी यहाँ रुक तो नहीं जाती है, आगे कुछ ना कुछ लाइफ में करना है। रोज़ टूटता था, रोज़ खुद को खड़ा करता था, पेरेंट्स को टूटते हुए देखता था, लेकिन खुद को संभाल लेता था क्योंकि मुझे उनके सामने नहीं टूटना है, क्योंकि वो ऑलरेडी टूटे हुए हैं। मैं टूटूंगा तो वो और टूट जाएंगे। So I started trying to get admission in schools, लेकिन मुझे किसी भी स्कूल ने एडमिशन नहीं दिया। उन्होंने कहा कि there is a special school for you guys, आप वहाँ जाइए। मैंने उनको बोला कि आई एम फिजिकली चैलेंज्ड, मेंटली आई एम फिट, एटलीस्ट आप मुझे मौका तो दीजिए, मैं पढ़ना चाहता हूँ। आई डोंट वॉन्ट माई जर्नी टू स्टॉप देयर। तो उन्होंने कहा कि नहीं, फॉर सेक ऑफ माई माइंड सेट उन्होंने एग्ज़ाम ले लिया। एग्ज़ाम लेने के बाद उन्होंने कहा कि नहीं, आप फेल हो गए हो, आपको हम एडमिशन नहीं दे सकते। फिर बोलते हैं कि नहीं, सीट्स फुल हो गए हैं, आप कैसे जाओगे? बच्चे जब रिसेस में गेम खेल रहे होंगे तब आप क्या करोगे? मैंने कहा कि यार मैं लाइब्रेरी चला जाऊँगा, मैं कंप्यूटर लैब में चला जाऊँगा, आई कैन रोम अराउंड एंड आई कैन एंजॉय सीइंग पीपल प्लेइंग स्पोर्ट्स। तो मुझे वहाँ से मौका नहीं मिला। अब इसमें भी क्या हुआ कि मेरे लिए लक ये अच्छा था कि मैं 8th पास कर चुका था एंड आई वाज इन 9th स्टैंडर्ड। तो नेशनल ओपन स्कूल में 10th स्टैंडर्ड में एडमिशन के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन इज़ 8th पास। तो वो सर्टिफिकेट मेरे पास था, तो मैंने नेशनल ओपन स्कूल में एडमिशन ले लिया। तो 10th 12th मैंने वहाँ से किया। तब तक फिर हम गुवाहाटी आ चुके थे। पापा ने मेरे लिए एक दूसरा फ्लैट ले लिया था, सो दैट विच कैन बी व्हीलचेयर एक्सेसिबल, आई कैन रोम अराउंड। तो ये एजुकेशन की जर्नी चलती गई। इसके साथ साथ मैंने अपना ग्रेजुएशन भी किया, दैट टू फ्रॉम डिस्टेंस ओनली, क्योंकि नॉर्मल कॉलेजेस ने अगेन फिर से मना कर दिया था कि हम एडमिशन नहीं देंगे आपको। ठीक है, मैंने कहा कि चलो पढ़ाई तो हो कम से कम। पहले 12th के बाद मैं बीकॉम गया था इग्नो में, लेकिन इग्नो में जब बीकॉम 2nd ईयर तक मैं पहुंचा तब मुझे मालूम चला कि बीकॉम 1st ईयर के ही रिजल्ट्स नहीं आए हैं। तो मैं किस भरोसे आगे बढ़ूंगा, क्योंकि मुझे आगे मास्टर्स करना था। तो फिर मैंने इग्नो का जर्नी छोड़ा। फिर मैं सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी से वापस से मैंने ग्रेजुएशन स्टार्ट किया, BBA। तो ग्रेजुएशन कंप्लीट होने में 5 साल लग गए। 2 साल बीकॉम में चला गया, 3 साल BBA में। और इसी दौरान मेरा इंटरेस्ट थोड़ा सा कंप्यूटर्स में भी था। तो कंप्यूटर्स को कैसे रिपेयर करना है, SMPS चेंज करना, हार्ड डिस्क चेंज करना, विंडोज़ कैसे इंस्टॉल करना है, ये सीख के फिर बाद में मैंने कंप्यूटर रिपेयर्स करना स्टार्ट किया। क्योंकि एक ही होता है कि आप इस पोजीशन में हो, घर वाले सारे एक्सपेंस उठा रहे हैं, तो खुद को भी ख़राब लगता है। पॉकेट मनी के लिए मैं किस मुंह से मैं पेरेंट्स से पैसे मांगूँ? तो आई स्टार्टेड रिपेयरिंग कंप्यूटर्स। तो लोग CPU लेके आते थे, उस समय तो लैपटॉप का उतना ज़माना नहीं था। तो मैं CPU रिपेयर करता था 300 रुपीज़ में, SMPS, हार्ड डिस्क वगैरह सब।
तो वहाँ से मेरी पॉकेट मनी चालू हो जाती थी एंड आई वॉज वेरी हैप्पी कि हाँ चलो 300 रुपये आ रहे हैं मेरे पास। फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, फिर मास्टर्स के लिए मैंने तैयारी की, तो कैट का एग्ज़ाम मैंने दिया और आई गॉट सिलेक्टेड इन दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स इन दिल्ली। तो वहाँ पे फिर मैं चला गया। अब जाने से पहले मुझे ये पता था कि GDPI का तैयारी करना है, लेकिन अब GDPI होता क्या है मुझे नहीं पता था। जितने भी सेंटर्स हैं इंडिया में, स्पेशली गुवाहाटी एंड दिल्ली, नोएडा एंड गुड़गांव, मैं उन सारे जगह पे घुमा था कि कहीं पे अगर मैं कैट की कोचिंग ले पाऊँ या GDPI की तैयारी कोई मुझे करा दे। कहीं पे भी कोई भी एक्सेसिबिलिटी नहीं थी, क्योंकि ये सब जितने भी सेंटर्स हैं ये सारे के सारे हैं पुराने बिल्डिंग्स में या कोई ऐसे बिल्डिंग्स में जहाँ पे लिफ्ट नहीं है, क्योंकि इंस्टीट्यूट्स को वैसी जगह पे सस्ते दाम में जगह मिल जाते हैं, तो वहाँ पे वो क्यों उतना एक्सेसिबिलिटी का ध्यान रखेंगे। तो वहाँ से फिर मैं निराश होकर आ गया। फिर मैंने YouTube वगैरह मैंने ढूंढा, सर्च किया कि कैसे किया जाता है। फिर प्रैक्टिस वगैरह करके मैं फिर दिल्ली चला गया, वहाँ पे फिर मेरा सिलेक्शन हो गया। अब सिलेक्शन होने के बाद एक यू टर्न ऐसा आया कि लाइफ में फर्स्ट टाइम मैंने कॉलेज देखा था, घर से बाहर एक अलग शहर में, खाना पीना पानी वगैरह सब चेंज। ऑटोमेटिकली क्या हुआ कि इम्यून सिस्टम इतनी ज़्यादा डाउन हो गई थी। आई गॉट सीवियर हेपेटाइटिस B एंड जॉन्डिस, बिलिरुबिन 46 तक चला गया था। अब हॉस्पिटल्स ने एडमिशन लेने से मना कर दिया। इन्होंने कहा कि ये गॉन केस है, ये मर जाएगा, हम इसको हॉस्पिटल में नहीं रखेंगे, हमारा हॉस्पिटल का नाम खराब हो जाएगा। अब MBA का 1 साल तो मेरा खराब हो ही रहा था, अब हॉस्पिटल भी एडमिशन देने को तैयार नहीं है। फिर बाद में आई प्रोसीड टुवर्ड्स होम्योपैथी। फिर वहाँ से मेरी रिकवरी स्टार्ट हुई। देन DU के जो डीन थे, ही अलाउड मी कि मैं अपना MBA वापस से स्टार्ट कर सकूं। तो 2013 में वापस से मुझे मौका मिला कि सेम कोर्स को मैं न्यू बैच के साथ में स्टार्ट करूंगा। तो वहाँ से फिर बाद में मैंने अपना MBA कंप्लीट किया 2015 में। और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड से मुझे एक एडवर्टीजमेंट दिखा न्यूज़पेपर में, जहाँ पे HR जॉब के लिए वैकेंसी थी। तो वहाँ पे फिर बाद में मैंने अप्लाई किया, एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ, GDPI वगैरह हुआ। फिर बाद में पैन इंडिया लेवल पे सिलेक्शन जब हुआ तो मालूम चला कि एक ही सीट थी और वो सीट मुझे मिल गई। सो दिस वाज माय जर्नी। सच में बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो एलोपैथी में उसका ट्रीटमेंट आज भी नहीं है। मैं आपको बताता हूँ 90% प्रॉब्लम्स जो है फिजियो में ही अवेलेबल है, अगर हम प्रॉपर तरीके से फिजियो को एक्सप्लोर करें तो, जो कि मैंने किया इन 23 ईयर्स में और मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहता हूँ कि लाइफ की जो जर्नी होती है वो हमारे हाथ में नहीं होती है, लेकिन उस जर्नी को किस तरह से हम फेस करके एक ऑल्टरनेट वे निकाल के हम आगे बढ़ सकें, ये हमारे हाथ में है। सबके चैलेंजेस अपने होते हैं, हम किसी को किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। कोई मेंटली ज़्यादा चैलेंज्ड है, कोई फिजिकली ज़्यादा चैलेंज्ड है, कोई बोथ वे ज़्यादा चैलेंज्ड है, कोई फाइनेंशियली ज़्यादा चैलेंज्ड है। तो इसमें लाइफ की जो जर्नी है वो आगे बढ़नी बहुत ज़रूरी है और आप सभी के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है पेशेंट्स की, क्योंकि एज ए पैराप्लीजिया आज फिजियोथेरेपिस्ट और आप जैसे जितने एक्सपर्ट्स हैं उन सब का सपोर्ट मुझे मिला तो मैं डे टू डे लाइफ में आगे बढ़ पाया। नहीं तो नहीं, सच में, क्योंकि आप जैसे फिजियोथेरेपिस्ट और एक्सपर्ट्स नहीं होते तो मेरे नोड्यूल्स कौन ठीक करता, RPM कौन देता, हैमस्ट्रिंग, एबडक्शन, एडक्शन, क्वाड्रिसेप, PA स्ट्रेचिंग, ये सब चीज़ नहीं हो पाता। आज व्हीलचेयर में बैठ के मैं काम कर रहा हूँ तो कभी शोल्डर में पेन हो रहा है, कभी बैक पेन हो रहा है, कभी पैरों में ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो ये फिजियोथेरेपी ही है जिसके वजह से मैं डे टू डे लाइफ अपने आराम से कर पा रहा हूँ और पूरे दिन भर में मेहनत करके रगड़ के मेरे को ये पता है कि हाँ एट द एंड मैं घर जाऊँगा तो मेरा फिजियोथेरेपिस्ट घर में आएगा, वो मेरे सारे प्रॉब्लम्स को ठीक कर देगा एंड आई विल बी रिचार्ज्ड फॉर द नेक्स्ट डे। सो आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एंड प्लीज़ इसको आप कंटिन्यू करिए। मैंने 2 पॉजिटिव चीज़ें इस चीज़ से निकाली। एक तो ये कि चलने का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह जाना। जो एबल्ड बॉडी है वो पैरों का इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं व्हीलचेयर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। सेकेंडली ब्लडर कैपेसिटी नहीं है, लोग यूरिनरी बैग लगाते हैं, वो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं। मैं बोलता हूँ ये मेरे लिए अच्छा है। आप लोग के पास 1 ब्लडर है, मेरे पास 2 है। अगर एक भर भी गया तो दूसरा जब तक नहीं भरेगा मेरे को टेंशन नहीं है। आप लोग का एक भर जाएगा, आप लोग को भागना पड़ेगा। आई थिंक कि अगर हम सोचने का नज़रिया अपना चेंज करें तो बहुत कुछ जो है
वो ब्लैक से व्हाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, और व्हाइट में नहीं तो कम से कम ग्रे में तो हो ही जाएगा। हारना नहीं है, आप चलते जाइए ना। सफ़र लंबा हो सकता है, आप उस मुकाम तक पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे आपको भी नहीं पता, लेकिन चलते रहिए। कम से कम एट द एंड ऑफ द डे आपको ये नहीं लगेगा कि मैंने कोशिश नहीं की। The Cairo Rehab. Live a pain-free life.